नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हर तरफ फरियादियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों का जमघट लगा हुआ था। भीषण गर्मी और धूप के बावजूद लोग अपनी अपनी फाइलें थामे इंसाफ की उम्मीद में भटक रहे थे। तभी कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर सायरन बजाती हुई नीली बत्ती वाली काली गाड़ी दाखिल हुई। गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की सुरक्षा गाड़ियां चल रही थी। गाड़ी जैसे ही डीएम दफ्तर की ऑफिस के पास जाकर रुकी, सुरक्षा गार्डों ने तुरंत सैल्यूट ठोका। गाड़ी की पिछली सीट से 28-30 साल की एक अत्यंत रूपदार, गंभीर और सादगी से भरी महिला अधिकारी बाहर निकली। सफेद रेशमी साड़ी, करीने से बंधे बाल और आंख में एक असीम चमक। यह थी जिले की नई जिला अधिकारी संजना शर्मा। संजना एक बेहद कड़क, निडर और गरीब लाचारों के लिए मसीहा मानी जाने वाली अफसर थी। पदभार संभालते ही उन्होंने भ्रष्टाचार और जुल्म के खिलाफ ऐसा कड़ा रुख अपनाया था कि पूरे जिले में उनका खौफ था। संजना अपने दफ्तर की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी कलेक्ट्रेट के मुख्य बरामदे में भारी हंगामा सुनाई दिया। अरे साहब, इंसाफ कीजिए, हमारे घर की मनहूस बहू ने हमें सड़क पर ला दिया, हमारी हवेली हड़प ली। एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके साथ खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी पुलिस कर्मियों के आगे हाथ जोड़कर चीख चीख कर रो रहे थे। संजना के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा। चीखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व ससुर हरिशंकर शर्मा थे। उनके साथ खड़ा चालाक आदमी उनका जेठ विनोद था। पीछे उनकी सास और जेठानी कौशल्या भी बदहवास सी खड़ी थी। संजना का चेहरा एकदम शांत हो गया, लेकिन उनकी आंखों के पीछे अतीत की वो कड़वी यादें एक तूफान की तरह उमड़ पड़ी। संजना के दिमाग में 6 साल पुराना वह खौफनाक मंजर घूमने लगा। 6 साल पहले संजना एक बेहद साधारण और गरीब घर की स्वाभिमानी लड़की थी। उसके पिता एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे, जिनका सादगी भरा जीवन ही संजना का संस्कार था। संजना बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी और उसका सपना देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में जाने का था। लेकिन किस्मत ने एक अलग मोड़ लिया। संजना की शादी हरिशंकर शर्मा के छोटे बेटे अमित से हुई। अमित अपने परिवार से बिल्कुल अलग, एक बेहद नेक दिल, ईमानदार और संजना के सपनों को पंख देने वाला इंसान था। वह शहर के एक कॉलेज में प्रोफेसर था। हरिशंकर शर्मा का परिवार इलाके का एक बड़ा धनी रसूखदार परिवार माना जाता था। उनके पास बड़ा कारोबार और हवेली थी, लेकिन इस परिवार के दिल में सिर्फ और सिर्फ दौलत का अहंकार और लालच भरा था। जब संजना ब्याह कर उस हवेली में आई, तो जेठ विनोद और जेठानी ने पहले ही दिन से संजना को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। हमारा छोटा बेटा भी न जाने कहां से इस कंगाल मास्टर की बेटी को उठा कर ले आया। न कोई भारी दहेज मिला, न कोई बड़ी गाड़ी। सास पूरे गांव में संजना की गरीबी का मजाक उड़ाती। संजना बिना कोई जवाब दिए सबकी सेवा करती रहती। जब अमित घर लौटता तो संजना उसके चेहरे पर सिकन तक न आने देती। अमित अपनी पत्नी के दर्द को समझता था। वह संजना को कमरे में बिठाकर कहता, संजना, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अफसर बनकर इस दुनिया को और इस परिवार को सच का आईना दिखाओगी। अपिन ने संजना का एडमिशन शहर की एक बड़ी कोचिंग में करा दिया और अपनी गाढ़ी कमाई से उसके लिए किताबें खरीदी। संजना दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही थी। उसने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली थी और मेंस की तैयारी में जुटी थी। लेकिन ईर्ष्यालु जेठ विनोद और जेठानी को संजना का यूं पढ़ना और अमित का उसके प्रति समर्पित होना फूटी आंख न भाता था। उन्हें डर था कि अगर संजना अफसर बन गई तो घर में उनका वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन वह मनहूस शाम आई, जिसने संजना की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। अमित संजना के लिए दिल्ली से कुछ जरूरी किताबें लेकर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने अमित की बाइक को कुचल दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही अमित ने दम तोड़ दिया।
संजना पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका सुहाग, उसका हमसफर, उसका सबसे बड़ा सहारा हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। संजना बेसुध होकर अमित के पार्थिव शरीर से लिपट कर रो रही थी। लेकिन उस हवेली के पाषाण हृदय लोगों के लिए यह दुख का क्षण नहीं, बल्कि संजना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का अच्छा मौका था। अमित के 13वीं के अगले ही दिन, जब संजना अपने कमरे में सफेद साड़ी पहने अमित की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी, तभी जेठ विनोद और ससुर हरिशंकर कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ सास और जेठानी भी थी। विनोद ने संजना के हाथ से अमित की तस्वीर छीनी और उसे घसीटते हुए मुख्य हाल में ले आया। निकल इस घर से मनहूस औरत, सास चीखी। जब से तू इस घर में आई है, हमारे घर में मातम छा गया है। तूने मेरे जवान बेटे को निकल लिया। तू कुलच्छड़ी है। संजना ससुर के पैरों में गिर पड़ी। पिताजी, ऐसा मत कहिए। अमित जी की आखिरी इच्छा थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूं। मुझे इस घर के कोने में पड़ी रहने दीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगी। ससुर हरिशंकर ने नफरत से अपना पैर पीछे खींच लिया और संजना को एक करारी ठोकर मार दी। तेरी इतनी हिम्मत की तू हमारे सामने बोले? अमित के हिस्से की जो संपत्ति है, उस पर तेरा कोई हक नहीं है। तू इस घर की मनहूसियत है। निकल जा यहाँ से, वरना धक्का देकर पुलिस से पकड़वा देंगे। जेठानी ने भी संजना के कमरे से उसकी किताबों का बैग और अमित के दिए हुए चंद कपड़ों की पोटली उठाकर आंगन में फेंक दी। संजना को रोते गिड़गिड़ाते हुए उस हवेली के भारी लोहे के गेट से बाहर धकेल दिया गया और मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया गया। उस तपती दोपहरी में संजना सड़कों पर बदहवास सी भटक रही थी। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को पैसे। उसके अपने पिता का भी निधन हो कुछ साल पहले हो चुका था, इसलिए मायके का सहारा भी खत्म हो चुका था। संजना के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले। वह रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे उसने ट्रैक के पास कदम रखा, उसके कानों में अपने पति अमित के आखिरी शब्द गूंज उठे। संजना, तुम टूटना मत। तुम्हें अफसर बनना है। तुम्हें इस समाज और उस परिवार को साबित करना है कि एक औरत लाचार नहीं होती। संजना के कदम वहीं पर थम गए। आंखों के आंसू सूख गए और उनकी जगह एक ज्वाला ने ले ली थी। संजना ने ठान लिया कि वह मरेगी नहीं, बल्कि अपने पति के सपनों को पूरा करके दिखाएगी। उसने शहर के एक अनाथ आश्रम में शरण ली। आश्रम के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर उसने अपने रहने और खाने का बंदोबस्त किया। दिन के 15-15 घंटे संजना सिर्फ और सिर्फ किताबों के साथ बिताती। जब आंखों में नींद का खुमार चढ़ता, तो उसे अपने ससुर की वह ठोकर और सास जेठानी के ताने याद आ जाते। यह दर्द ही उसका सबसे बड़ा ईंधन बन गया। तपस्या के 2 लंबे साल बीत गए। संजना ने यूपीएससी का मेंस दिया और कुछ दिनों बाद मेंस में भी संजना के अच्छे नंबर आए। अब उसको लगने लगा कि वह अब अपने पति के सपनों को जल्द ही पा लेगी। उसके कुछ समय बाद इंटरव्यू का टाइम टेबल आयोग ने जारी कर दिया। संजना ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और जब फाइनल रिजल्ट आया, तो पूरे देश में संजना शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल की थी। वह एक आईएएस अफसर बन चुकी थी। अपनी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लवासना मसूरी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद संजना को विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिला और 6 सालों की मेहनत के बाद जब उनकी जिलाधिकारी डीएम के रूप में मुख्य पोस्टिंग हुई, तो कुदरत का खेल देखिए, उन्हें उसी जिले का डीएम बनाकर भेजा गया जहां उनके पूर्व ससुराल वालों की हवेली थी। इधर 6 सालों में हरिशंकर शर्मा के परिवार का हालात बदल चुका था। अमित के जाने के बाद जेठ विनोद ने अपने लालच में आकर गलत धंधों और सट्टेबाजी में पैसे लुटा दिए थे। हवेली पर भारी कर्जा हो चुका था। इतना ही नहीं, विनोद के अपने सगे बेटों ने बड़ा होकर अपने ही माँ बाप को तंग करना शुरू कर दिया था।
जिस हवेली से उन्होंने बेसहारा संजना को धक्के देकर निकाला था, आज उसी हवेली को बैंक और स्थानीय दबंग हड़पने की कगार पर थे। इसी सिलसिले में हरिशंकर और विनोद अपनी शिकायत लेकर डीएम दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। कलेक्ट्रेट के बरामदे में हो रहे हंगामे को देखकर डीएम संजना शर्मा धीमी चाल से उन लोगों की तरफ बढ़े। हरिशंकर और विनोद हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, साहब हमारी सुनवाई कीजिए। दबंगों ने हमारी हवेली पर कब्जा कर लिया है और बैंक वाले नीलामी का नोटिस दे रहे हैं। हम सड़क पर आ जाएंगे। तभी संजना उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपना चश्मा उतारा। संजना के साथ चल रहे अर्दली ने जोर से कहा, शांत रहिए, यह जिले की नई जिला अधिकारी मैडम है। जो कहना है कायदे से कहिए। हरिशंकर और विनोद ने जैसे ही अपनी आंखें उठाई, सामने खड़ी डीएम मैडम के चेहरे को देखा। उनके पैरों माने जमीन में धंस गए। सामने कोई और नहीं, वही सफेद साड़ी में लिपटी लाचार संजना खड़ी थी, जिसे 6 साल पहले उन्होंने ठोकर मारकर अपने घर से खदेड़ दिया था। हरिशंकर का हलक सूख गया। विनोद की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। पीछे खड़ी सास और जेठानी का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। क्या हुआ हरिशंकर शर्मा जी, पहचान में नहीं आ रही हूँ? संजना शांत लेकिन बुलंद आवाज पूरे कलेक्ट्रेट प्रांगण में गूंज उठी। संजना, हरिशंकर की कांपती हुई आवाज निकली। जी नहीं, इस जिले के जिलाधिकारी संजना शर्मा। संजना ने कड़क आवाज में कहा, वही संजना जिसे आपने अमित जी की मौत के अगले दिन मनहूस और कंगाल की बेटी कहकर बेइज्जत किया था और घर से बाहर निकाल दिया था। वही संजना जिसे आपने अपने घर की चौखट से धक्के मारकर सड़क पर फेंक दिया था। आसपास खड़े सैकड़ों फरियादी, वकील और पुलिस यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सब आपस में कानाफूसी करने लगे कि जिले की इतनी बड़ी अफसर के साथ इस परिवार ने कितना घिनौना व्यवहार किया था। ससुर हरिशंकर फूट फूट कर रोने लगे। वे संजना के पैरों में छुपने की कोशिश करने लगे। बेटा संजना, हमें माफ कर दो, हम पापी हैं। हम घमंड में अंधे हो गए थे। अमित के जाने के बाद हमारी मति मारी गई थी। तू तो हमारे घर की बहू है, हमें बचा ले। सास भी रोते हुए आगे आई। बहू, तू तो हमारी अपनी है। देख, आज तेरे जेठ ने सारा कारोबार डुबा दिया। हमारे पास रहने को छत नहीं बचेगी। तू तो अब इतनी बड़ी अफसर है, एक दस्तखत से हमारा घर बचा सकती है। संजना के चेहरे पर एक सख्त और गंभीर मुस्कान उभरी। उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए और 2 कदम पीछे हट गई। कानून और पद किसी के व्यक्तिगत रिश्तों का मोहताज नहीं होता सासू माँ, संजना ने कहा। जब अमित जी जिंदा थे तब आपने मुझे अपनी बहू माना। जब मैं सड़क पर भूख से तड़प रही थी तब क्या आपको अपना खून याद आया? आज जब मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ तो मैं किसी की बहू या भाभी नहीं, बल्कि इस जिले की रक्षक हूँ। संजना ने अपने स्टोनों की तरफ देखा और कहा, फाइल लाओ। संजना ने हरिशंकर और विनोद की शिकायत वाली फाइल उठाई और उसे गौर से देखा। फिर उन्होंने कलेक्ट्रेट में खड़े एसपी पुलिस कप्तान को आवाज दी। एसपी साहब, संजना ने कहा, यह जो हरिशंकर शर्मा और विनोद शर्मा का मामला है, इसकी जांच कराइए। बैंक का लोन अगर कानूनी है तो नीलामी की प्रक्रिया नियमानुसार होगी। इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसके बाद संजना ने विनोद की तरफ उंगली उठाई। और हाँ, मुझे गुप्त सूचना मिली है कि विनोद शर्मा पिछले 3 सालों से अवैध सट्टेबाजी और धोखाधड़ी का रैकेट चला रहा है। इसने अमित जी के नाम का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर उनके इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए भी गैर कानूनी तरीके से हड़पे थे। यह सुनते ही विनोद के होश उड़ गए। उसने जो काला सच छिपाया था, संजना ने अपनी जांच में वह सब ढूंढ निकाला था। संजना ने पुलिस को कड़ा आदेश दिया, विनोद शर्मा को धोखाधड़ी, जालसाजी और वित्तीय अपराधों के तहत तुरंत हिरासत में लिया जाए और हरिशंकर शर्मा के खिलाफ अपनी बहू को प्रताड़ित करने और संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल करने के पुराने मामले की फाइल रीओपन की जाए।
पुलिस अधिकारियों ने तुरंत आगे बढ़कर विनोद के हाथों में हथकड़ी पहना दी। हथकड़ी लगते ही विनोद चीखने चिल्लाने लगा। सास और जेठानी कलेक्ट्रेट के सामने छाती पीट पीट कर रोने लगे। ससुर हरिशंकर अपनी आंखों के सामने अपनी हवेली की नीलामी और अपने बड़े बेटे को जेल जाते देख रहे थे। जिस घमंड और दौलत की बदौलत उन्होंने एक बेगुनाह बहू को लात मारी थी, आज उसी कलेक्ट्रेट के सामने उनकी सारी इज्जत, घमंड और शान धूल में मिल चुके थे। जो लोग कलेक्ट्रेट में मौजूद थे वे कह रहे थे, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जैसा किया था वैसा ही फल मिला। संजना ने अपने आंसुओं को पोंछा और आसमान की तरफ देखा। उन्हें महसूस हुआ जैसे बादलों के पार से अमित मुस्कुराते हुए उन पर आशीर्वाद बरसा रहे हों। संजना ने अपने अर्दली से कहा, गाड़ी निकालो, मुझे तहसील के निरीक्षण के लिए निकलना है। रोते और गिड़गिड़ाते हुए ससुराल वालों को पीछे छोड़कर डीएम संजना शर्मा अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठी। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वह सायरन बजाती हुई जनता को इंसाफ दिलाने और अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर आगे बढ़ गई। एक औरत को अगर परिस्थितियों से भी तोड़ दिया जाए तो अपनी मेहनत और आत्मसम्मान के बल पर उस राख से भी उठकर इतिहास रच सकती है। जुल्म और अन्याय की बुनियाद पर टिके हुए घमंड का अंत हमेशा भयानक पश्चाताप और विनाश के साथ होता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या संजना ने सही किया? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व हाइप जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें